Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel again. So, as we know that we are studying a topic that is orientation of critical theories, the mirror and the lamp by M.H. Abrams, in which we have studied four theories. These are mimetic theory, pragmatic theory, expressive theory and objective theory. So, two theories are already completed and this time we are going to complete the third theory, expressive theory. To understand this, let's read a little bit. The expressive theory of literature says that a literary work is the expression of the inner feelings, emotions, imagination, or vision of the artist. It focuses on the writer poet as the center of the creative process. In this theory, the poet is seen as a creator, not just a mirror of reality. Okay. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस होल इन सिंपल वर्ड्स कि बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है। जो एक्सप्रेसिव थेरी है, देखिए जो ओरिएंटेशन ऑफ क्रिटिकल थेरीज का जो वर्क है उसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि जो वर्क होता है ना, वो जब भी प्रोड्यूस होता है, जब कोई आर्टिस्ट किसी वर्क को प्रोड्यूस करता है, उसको क्रिएट करता है, तो वो कहीं ना कहीं तीन चीज़ों से की तरफ ओरिएंटेड होता है। पहला होता है यूनिवर्स, दूसरा है ऑडियंस और तीसरा है आर्टिस्ट। कि मतलब कोई भी जो वर्क होता है ना, वो इन तीनों में से किसी न किसी से तो रिलेट करता है, किसी न किसी से तो इसका कनेक्शन होता है। अगर जो वर्क है जब वो क्रिएट होता है, जब जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, कोई भी आर्टिस्ट जब वो अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई पेंटिंग है, कोई पोइम है, कोई नॉवल है, तो वो अगर जो इंस्पिरेशन है ना कि कुछ बनाना है, अगर वो यूनिवर्स अपने इन्वायरमेंट में से इंस्पिरेशन लेता है, यानी कि वो उसको इमिटेट करता है, वहाँ से अपनी इमेजिनेशन आपको क्रिएट करता है। जैसे कि सपोज कोई पेंटर है, उसने अपने इन्वायरमेंट में एक ट्री को देखा और उसने फिर उसी ट्री को अपनी पेंटिंग में उतार दिया एज इट इज़। तो उसने क्या करा, उसने यूनिवर्स से इंस्पिरेशन ली, वहाँ से सब्जेक्ट ढूंढा और उसे फिर अपने वर्क में इमिटेट किया। वैसे ही राइटर्स भी ऐसे करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं अपने इन्वायरमेंट में से और फिर उससे अपने वर्क में इमिटेट कर देते हैं। तो फिर ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स के साथ वर्क ऐसे रिलेट करता है। प्रैग्मेटिक में हमने पढ़ा कि कोई राइटर है, जब वो राइटर या कोई पेंटर अपना वर्क क्रिएट करते हैं तो वो अपनी ऑडियंस को माइंड में रख के क्रिएट करते हैं कि मैंने ऐसा वर्क बनाना है कि मेरी ऑडियंस इसे को ये अपील करे, उन्हें ये अच्छा लगे, उन्हें ये समझ में आए। ठीक है, वहाँ ऑडियंस मेन होती है। अब इन सब से अलग एक थेरी है, दैट इज़ एक्सप्रेसिव थेरी। ये क्या बोलती है, इसके अकॉर्डिंग जब कोई वर्क क्रिएट होता है, जब कोई आर्टिस्ट, जब कोई पेंटर अपना वर्क क्रिएट करता है, तो वो ना तो यूनिवर्स से इंस्पिरेशन लेता है, ना वो अपनी ऑडियंस को देखता है, ना वो उनको मेन रख के चलता है, वो कुछ नहीं करता इन दोनों में से। वो क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है। वो अपने आर्ट में, अगर वो एक पेंटर है तो उसकी पेंटिंग, अगर वो एक स्कल्पचर है तो उसका वो जो भी वो बनाएगा, स्कल्प्ट करेगा वो, और अगर वो एक राइटर है तो वो कोई भी कुछ भी राइट करेगा, पोइम, नॉवल, ड्रामा, वो अपने अकॉर्डिंग राइट करेगा। उसके मन में जो चल रहा है, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इमेजिनेशन, वो उससे अपने वर्क में उतारेगा। ठीक है, उसका कहीं कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मेन है आर्टिस्ट, उसकी इमेजिनेशन, उसकी क्रिएटिविटी और फिर उसका वर्क। ये चीज़ है एक्सप्रेसिव थ्योरी। आर्टिस्ट विल एक्सप्रेस हिज इमोशंस, हिज क्रिएटिविटी, हिज इमेजिनेशन इनटू हिज वर्क। ये चीज़ है एक्सप्रेसिव थ्योरी की फीचर्स। ऑथर्स इनर वर्ल्ड इज प्राइमरी। यहाँ पे मेन फोकस होता है ऑथर के अपने इनर वर्ल्ड के ऊपर, उसके अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, वो चीज़ मेन है। इनर वर्ल्ड उसका, ऑथर का अपना इनर वर्ल्ड। स्पॉन्टेनिटी एंड सिंसियरिटी। स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब होता है, देखिए एक वर्ड्सवर्थ राइटर थे, उन्होंने क्या बोला था, पोइट्री इज द ओवरफ्लो, इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कि मतलब पोइट्री क्या है, पोइट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरल। कि मतलब जब कोई राइटर है ना, जब कुछ राइट कर रहा है तो उसे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, उसे कुछ फोर्स नहीं करना पड़ रहा है, कुछ फोकस, कुछ इंस्पिरेशन, कुछ नहीं। वो जब भी कुछ राइट कर रहा है वो नेचुरली राइट कर रहा है, उसके मन में बस लाइंस आ रही हैं और वो उसे पोइटिक फॉर्म में लिखता जा रहा है। तो पोइट्री क्या है, एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है इमोशंस का। कि आपके अंदर बहुत इमोशंस चल रहे हैं, आपने उसको क्या करा, जब बहुत ज़्यादा हो गए तो आपने उसको एज ए पोइट्री के फॉर्म में नेचुरल वे में लिख दिया। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी का एक जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। देन इसमें जो इमोशंस का भी रोल है, और जो ज़्यादा रोल है वो है नेचर का और इमेजिनेशन का।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमेजिनेशन, इसमें इमेजिनेशन सबसे मेन है। देन ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सप्रेसिव थ्योरी का, ये फॉलो किया जाता है रोमांटिक पोइट्स के द्वारा। रोमांटिक पोइट्स लाइक शेली, पी.वी. शेली, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और भी जितने रोमांटिक राइटर्स हैं वो सब इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अपने वर्क में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमने इस वर्क को समझने के लिए ओरिएंटेशन ऑफ क्रिटिकल थेरीज, उसके अंदर जो वर्क आता है एक्सप्रेसिव थेरी, उसको समझने के लिए हमने अलग अलग राइटर्स जो उस वर्क में एक्सप्लेन किए गए हैं उन्हें समझना है, जिसमें से मेन है विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का मैंने आपको समझा दिया कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि पोइट्री क्या है। पोइट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का। ठीक है, कि जब फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो राइटर क्या करता है, उसे अपने आर्टिस्टिक वर्क में उतार देता है, और ये स्पॉन्टेनियसली होता है, मतलब एक नेचुरल वे से होता है। वो आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, मन में कुछ चल रहा है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो बस राइटिंग में अपने आप को उस चीज़ को उतार देता है नेचुरली, उसको कुछ फोर्स नहीं करना पड़ता है। अब ये जो सेम चीज़ है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस थिंकिंग इन विच द पोइट बिकम्स द मेजर एलिमेंट, ऐसे थिंकिंग जिसमें जो पोइट होता है वो मेजर एलिमेंट बन जाता है, मेन पार्ट बन जाता है, उससे अब्राहम्स ने एक्सप्रेसिव थ्योरी बोला है। एन अप्रोच, और ये सेम अप्रोच है कि आर्टिस्ट मेन होता है, ठीक है, आर्टिस्ट मेन होता है, इमेजिनेशन मेन होती है। ये सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है हमें एक कैशियस लोंजाइनस करके एक एंशिएंट राइटर थे, क्लासिकल राइटर थे, उनके वर्क सबलाइम में, जिन्होंने बोला था कि अगर आपको सबलाइम क्रिएट करना है, सबलाइम क्या है, फीलिंग ऑफ वंडर, कि मतलब आपने कोई ऐसा वर्क देखा जिसको देख के आप एकदम हैरान हो गए कि क्या है ये, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ दिस, वो सबलाइम, वो स्पिरिटी, वो सबसे बड़ा वर्क क्रिएट करना, उसमें सबसे बड़ा इमोशन रोल जो होता है वो किस चीज़ का होता है, तो इमोशंस का होता है, इमेजिनेशन का होता है और आर्टिस्ट का होता है, बेसिकली आर्टिस्ट का होता है, क्योंकि कोई बड़ा वर्क क्रिएट करना है तो वो एक आर्टिस्ट ही कर पाएगा अपनी इमेजिनेशन से। उसकी जितनी बड़ी इमेजिनेशन होगी, जितना वो अच्छा लिख पाएगा, उतना अच्छा वर्क क्रिएट होगा। तो ये चीज़, अगर हम सम अप करना चाहें इस पूरे एक्सप्रेसिव थ्योरी को, तो हम बोल सकते हैं कि अ वर्क ऑफ आर्ट इज एसेंशियली द इंटरनल मेड एक्सटर्नल बाय द क्रिएटिव प्रोसेस ऑपरेटिव अंडर द इम्पल्स ऑफ फीलिंग। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा वर्क ऑफ आर्ट जो इसेंशियली द इंटरनल मेड एक्सटर्नल, मीन्स को इंटरनल यानी कि इमोशंस जो हमारे मन में होते हैं, हमारे फीलिंग्स, अपनी इमेजिनेशन जो इंटरनल पार्ट है हमारा बॉडी का, उससे एक्सटर्नल कर देना, इन द सेंस कि उसे अपनी पोइट्री में, अपनी राइटिंग में, अपनी राइटिंग में लिख देना और उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड का पार्ट बना देना बाय इम्पल्स ऑफ फीलिंग, जब आप बहुत फीलिंग्स आपके ऊपर हावी हो जाती हैं तब। ठीक है, कोई ऐसा वर्क लिखते हैं ना जब आप बहुत फीलिंग्स के प्रभाव में होते हो। देन द प्राइमरी सोर्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ पोम आर द एट्रीब्यूट्स एंड एक्शंस ऑफ द पोइट्स ऑन माइंड, और जो सब्जेक्ट मैटर होता है कि किस टॉपिक पे लिखना है, ठीक है, और कहाँ से लिखना है, मतलब बेसिकली क्या लिखना है, क्या टॉपिक होगा, ये कहाँ, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है पोइट के माइंड के ऊपर। आगे हमने पढ़ना है एक राइटर जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनको पढ़ के हमारा वर्क कंप्लीट हो जाना है। जॉन स्टुअर्ट मिल एक फेमस फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इनकी लाइन्स हैं दो, पोइट्री इज फीलिंग एट कन्फेसिंग इटसेल्फ टू इटसेल्फ इन मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड। कि पोइट्री क्या है, तो पोइट्री एक फीलिंग है जो कन्फेस करती है अपने आप को ही। ठीक है, मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब पोइट्री क्या है, पोइट्री का मतलब है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना सॉलिट्यूड में, अकेले रह के, किसी को नहीं सुनाना। अगर मतलब आप पोइट्री लिख रहे हो ना, तो आप सिर्फ अपने आप को कन्फेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पोइट्री लिख रहे हो अकेले में। सेकेंड उनका थॉट है पोइट्री इज द एक्सप्रेशन और अटरिंग फोर्थ ऑफ फीलिंग। कि पोइट्री का क्या मतलब है, पोइट्री का मतलब है एक्सप्रेस करना फोर्थ ऑफ फीलिंग, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स चल रही हैं, जो भी इमोशंस चल रहे हैं, उन्हें सामने ला देना, उन्हें अपने वर्क में उतार देना, उसमें सामने ला कर रख देना, ये चीज़ है। इन्होंने की पॉइंट्स दिए थे कुछ 4-5, वो स्टडी कर लेते हैं। The poetic kinds. As per Mill, poetry is pure expression of feelings, especially lyric poetry. Okay, हमारे पोइट्री में अलग अलग वर्जन्स है, सोनेट पोइट्री है, बैलेड पोइट्री है, लिरिक पोइट्री है। इन्होंने बोला था कि जो लिरिक पोइट्री होती है ना, जो
जो पर्सनल पोइट्री होती है, जिसमें हम पर्सनल चीज़ें लिखते हैं, वो सबसे बेस्ट फॉर्म है पोइट्री का। इसके बाद ही inverts the classical ranking of poetry. While Aristotle valued tragedy and plot-driven poetry, Mill values emotional expression. He believes that plot becomes unnecessary. Okay, आगे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो एरिस्टोटल थे क्लासिकल राइटर, उनका जो वर्क था पोइटिक्स, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक अच्छी पोइट्री कैसी होती है और एक अच्छी ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी कैसे बनती है, उन्होंने उस पर एम्फसाइज़ किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एरिस्टोटल के व्यूज़ पे ऊपर अपने व्यूज़ दिए कि उन्होंने बोला था, एरिस्टोटल ने बोला कि उन्होंने ट्रेजेडी पे बोला था बेसिकली, पर जो जॉन स्टुअर्ट मिलर, उन्होंने क्या बोला कि जो पोइट्री है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है सबसे बेस्ट है, कि नॉवल, ड्रामा, इन सबसे बेस्ट है पोइट्री, ठीक है, सबसे हाई रैंकिंग पोइट्री है। इसके बाद उन्होंने बोला था कि जैसे जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने बोला था कि जो ट्रेजेडी होती है ना, उसको बनाने के लिए प्लॉट बहुत ज़रूरी है, मतलब प्लॉट मतलब स्टोरी बहुत ज़रूरी है, स्टोरीज़ को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, नरेटिव स्ट्रक्चर। पर इन्होंने बोला था जॉन स्टुअर्ट मिल ने कि ऐसा कुछ नहीं चाहिए, पोइट्री में कुछ नरेटिव नहीं चाहिए, कुछ स्टोरी नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए, सिर्फ ये तो नेचुरल है, ये तो स्पॉन्टेनियस है, इसमें पोइट्री, इसमें प्लॉट का, स्टोरी का कोई रोल नहीं होता। देन स्पॉन्टेनिटी एज क्राइटेशन, अगेन इन्होंने बोला था कि जो स्पॉन्टेनियस ही है ना, कि नेचुरल फॉर्म होनी चाहिए, कि पोइट्री जो होती है वो नेचुरली लिखी जाती है, नेचुरल वे होता है पोइट्री लिखने का। राइटर को खुद को अपने आप पे फोकस नहीं करना पड़ता है, खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता है, खुद को अकेले नहीं करना पड़ता है, वो आराम से स्पॉन्टेनियसली, मतलब कभी भी, ठीक है, नेचुरल वे से पोइट्री लिखी जाती है, नेचुरली पोइट्री लिखी जाती है। इसमें उन्होंने एम्फसाइज़ किया था विलियम वर्ड्सवर्थ और पी.बी. शेली को। उन्होंने बोला था कि जो पी.बी. शेली है वो एक स्पॉन्टेनियस राइटर है, मतलब वो नेचुरली लिखते हैं, ठीक है, वो अपने आप को फोर्स नहीं करते हैं। जबकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, उनकी पोइट्री जो है वो थोड़ी कम स्पॉन्टेनियस है। क्यों ऐसे बोला था उन्होंने, क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, जब वो पोइट्री लिखते थे, उनकी पोइट्री में वो बहुत ही डीप चले जाते थे, डीप थिंकिंग, क्रिटिकल क्वेश्चंस, है ना, फिलोसॉफिकल क्वेश्चनिंग उनकी पोइट्री में होती थी। जबकि जो नॉर्मल पोइट्री थी वो पी.बी. शेली की हम देख सकते हैं। आगे एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो इनके अकॉर्डिंग टू मिल, पोइट्री डज नॉट इमिटेट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स अनलाइक पेंटिंग और ड्रामा, कि पोइट्री में बाहर के ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। जब आप ड्रामा देखते हो, जब आप नॉवल पढ़ते हो, इनमें क्या चीज़ें होती हैं, जब पेंटिंग जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें रियल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कैरेक्टर्स तो इमेजिनरी हो सकते हैं, पर उनके जो एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होते हैं। रियल वर्ल्ड में पॉलिटिक्स है, रियल वर्ल्ड में करप्शन है, तो ड्रामा में भी वो चीज़ देखने को मिलती है। पर जो पोइट्री है वो क्या है कि वो नेचुरल है, उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। बट एक्चुअली कहीं ना कहीं ये चीज़ होती भी है, पोइट्री कहीं से तो इंस्पायर होगी, बट स्टिल हम इस थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई लिंक नहीं है। पोइट्री इज़ अबाउट द इनर वर्ल्ड ऑफ द, यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो पोइट की अपनी इनर वर्ल्ड है, एंड नॉट द रिप्रेजेंटिंग थिंग्स, वो बाहर की कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। द मीनिंग ऑफ अ पोएम लाइज इन, और पोएम का जो मीनिंग है वो कहाँ लाई करता है, तो पोइट के स्टेट ऑफ माइंड में लाई करता है, जिसमें ये लिखा गया था। आगे टी.एस. एलियट का एक व्यू है। टी.एस. एलियट्स आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी.एस. एलियट्स आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज मेंशन्ड हियर। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का क्या मतलब है? हियर इट मीन्स दैट इमोशंस मस्ट बी एक्सप्रेस थ्रू सिम्बॉलिक इमेजरी। अगर आपने टी.एस. एलियट को पढ़ा है, अगर आपने उनकी पोइट्री द वेस्टलैंड, लव सॉन्ग ऑफ जॉर्ज प्रूफोक या कोई और पोइट उनकी पोइट्री पढ़ी है, आपको इतना पता होगा कि वो अपने पोइम्स में सिंबल्स को बहुत यूज़ करते थे, कि सिंबल्स के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे। तो उन्होंने यही लाइन बोली है कि राइटर्स को अपनी पोइट्री में अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंबल्स का यूज़ करना चाहिए। ऑडियंस यहाँ पे बेसिकली सिर्फ इतना ही है कि ऑडियंस का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ऑडियंस के लिए नहीं लिखी जाती है पोइट्री। एज पर दिस थ्योरी जो मेन चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आर्टिस्ट को अपना मन हल्का करना होता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती है, ऑडियंस इज पैसिव। टू कंक्लूड, दिस पार्ट ऑफ द एसे डिस्कसेस एक्सप्रेसिव थ्योरी विच फोकसेस ऑन द पोइट्स इनर फीलिंग्स एंड emotions and the origin of poetry, that is the origin of poetry. Thank you.